मित्रों, दरअसल बात यह है कि श्री नरेश मेहता ने अपने जीवन समरकाल में किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मक लेखन के स्तर पर कोई समझौता नहीं किया। सन 85 से कई वर्षों तक प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन के निर्देशक भी रहे और बाद में इंदौर के दैनिक अखबार चौथा संसार के प्रधान संपादक का कार्यभार भी संभाला। वो कहते थे कि मैं कब फिर सब छोड़कर इलाहाबाद रहना चाहता हूँ, किंतु अखबार का प्रबंध मंडल नहीं आने देता और जब से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया है और भी छोड़ना कठिन लगता है। किंतु अंत में उनका भोपाल में ही दुखद अवसान हो गया और अब इलाहाबाद के लूकरगंज के बंगले में अंधेरा पसर गया है। 1973 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सम्मान में से श्री नरेश मेहता जी की पुरस्कार तथा सम्मान प्रशस्ति गान यात्रा प्रारंभ हुई। सारस्वत सम्मान 1983, शिखर सम्मान 1984, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 और 1992 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार यात्रा पर वह मुझसे बोले, वैसे मैं तो इस बात को मानता हूँ कि कुंडली की ग्रह दशा सही है तो निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। मेरे जन्म का लग्न मिथुन है, मेरे सारे जीवन पर युग्म का प्रभाव रहा, मैं द्वैत में घूमता रहा। वैसे पुरस्कार से स्वाद नहीं है, वस्तुतः वह बहुत सहज, जिसे कस्बे में आम आदमी की तरह जीने को मिले। गांव के सिवान पर पेड़ है, अनाम है, क्या आवश्यकता है कि उसे देखो। कोई टीवी आकाशवाणी में क्या रखा है, ज़्यादा जानोगे तो प्रतियोगिता तथा ईर्ष्या का सामना करना पड़ेगा। छोटी लकीर के सामने बड़ी खींच दीजिए, बाधक हो जाएगी। लेखन कराए हैं, नदी पहाड़ सभी लिख रहे हैं, किंतु उन्हें तो ज्ञानपीठ नहीं मिलता है। इस माया जाल में लोग चिल्लाते और फंसते हैं। ये खेल है, अच्छा लगता है, किंतु मन रमता नहीं, करना पड़ता है। एक दिन मैं उनके साथ बैठा चाय पी रहा था। उस समय श्री नरेश मेहता जी से ये जानना चाहा कि वह कवि कैसे बने। इस पर वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि अनगिनत यादें और किस्से हैं जिनकी प्रेरणा ने हमें कवि बना दिया, किंतु प्रमुख कारण यह है कि एक दिन मैं अपनी दीदी की अस्वस्थता के कारण उन्हीं के पास बैठकर गर्मी की संध्या में खिड़की से सूर्यास्त का दृश्य देख रहा था। उस संझाते आकाश में बलाका के दो छोटे दल उड़ते हुए आ रहे थे। दीदी ने पूछा, बता कैसा लग रहा है। मैंने दृश्य को देखते ही कहा, जैसे आकाश में भौहें उगती आ रही हैं। ये शायद मेरी पहली कविता थी। इस घटना के ठीक एक माह बाद दीदी का देहांत हो गया, इसलिए आज तक अपनी दीदी के देहांत को नहीं भूल पाया, क्योंकि मेरे लिए दीदी की ही संपूर्ण सृष्टि का पर्याय थी। अपनी वात्सल्यमयी माता श्रीमती उमा देवी के स्वरूप में दीदी को ही देखा, किंतु पर ने उस संबंध को भी मुझे अतिशीघ्र छीन लिया। मैं पहले ही 10 वर्ष के वय में दीदी के साथ कविता के स्वप्निल देश में विचरने लगा था। कविता लिखने का सन 36 से आरंभ हुआ। नरसिंहगढ़ पहुंचने पर वहां का प्राकृतिक परिवेश पर्वतीय तथा सुंदर था। मेरे लेखन का व्यवस्थित रूप का निर्माण वहीं से हुआ। मुझ में यह चेतना संचारित करने लगी कि मैं लेखक हो गया हूँ। सन 40 में मुझ में उज्जैन आने पर राजनीतिक साहित्यिक वातावरण की मानसिकता से अपने को स्फुरित अनुभव करने लगा था। उस समय का काव्य राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित था, इसलिए उस समय खुलकर राजनीति में आ गया था। जहाँ तक कविता के उद्भव का प्रश्न है, जीवन की एकाकी मानसिकता ने ही मेरे भीतर स्वप्न दृष्टा प्रवृत्ति को जागृत कर दिया। ये वही बीज है जिसने मुझे कवि बनाया। चाचा के घर का परिवेश तथा उनका व्यक्तित्व मेरे ऊपर प्रभावित रहा। ममतामयी माँ जैसी दीदी के सानिध्य में सृजनात्मक शक्ति को विस्तारवादी बना दिया। चाचा के घर में अध्ययन का परिवेश मिला। वह स्वयं ब्रजभाषा तथा अवधी की कविताओं में सस्वर पाठ करते थे। उर्दू भाषा की जानकारी मुझे संस्कार गति प्राप्त हुई। वह बड़े तलफ़ुज़ से पढ़ा करते थे। वास्तव में देखा जाए तो
काव्यपान का सही अर्थ उन्हीं के संस्कार से मिला। इसी सहज वातावरण में तुम मेरा मौन हो कि नायिका के बारे में जानना चाहा तो मुस्कुराए तथा बोले कि जो आप जानना चाहते हैं वो उस अर्थ में मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, किंतु स्वभाव से रागात्मक भाव का व्यक्ति रहा हूँ। कई व्यक्ति मेरे संपर्क में आए किंतु सामान्य अर्थ में नहीं। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अनेक महिलाओं का मैं आभारी हूँ जिन्होंने काव्य में प्रेम की प्रेरणा दी। आसक्ति की मानसिकता में से ऐसे गुजरना जिसमें कविता आप में घटित हो रही हो न जाने कहाँ ले जाता है। मुझे उस समय लगा कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह प्रेम शब्द उसके द्वारा व्यंजित नहीं हो पाएगा। अतः यदि कहें कि मेरे एकांत मानस में के राग भाव की ऐसी स्वीकृतियाँ हैं जो देश और काल की देहरी लांघती लाल एड़ियों सी दिखती हैं, अहरनिश कभी बंसी सी बजती है तो कभी हठात केश खोल उपस्थित हो जाती है। कविता ऐसी मध्यकालीन माधवता के साथ मेरे निकट आएगा इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद इसके पूर्व कविता को इतने समय रूप में नहीं समझ पाया, इसलिए उस सवा कविताओं की वैष्णवता और तुम मेरा मौन हो की कविताओं की वैयक्तिकता दोनों ही सामान्य रूप से काव्यात्मक निवेदन है। श्री अज्ञे जी के संपादन में 1951 में मेरा दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। जिन 7 कवियों को श्री अज्ञे जी ने चयन किया था उसमें श्री नरेश मेहता भी थे। नई पीढ़ी के 2 ही कवियों को लिया गया जिनमें इनके अतिरिक्त एक धर्मवीर भारती भी थे। श्री नरेश जी की कविताओं में रागात्मक ऐश्वर्य को नवीनतम संधि के माध्यम से आत्म स्वातंत्र्य मूलक दर्शन के सत्य को अद्वितीय बनाने का प्रयास किया था और उन 7 कवियों में अलग थलग अपनी चेतना की विशिष्टता को रेखांकित करने में सफल रहे। अंतर इतना है कि भारती जी प्रेम मूलक तत्वों की खोज में रहे, किंतु नरेश मेहता एकांत अंतर्जगत से सहज होकर फकीरी की तरह जीते हुए स्वच्छंद रूप से भारतीय साहित्य की प्रामाणिकता को नई चेतना, नवीनतम भाव शैली का उदारतापूर्वक आधारभूमि तैयार कर चुके थे। वो मानते थे कि भीतर से बाहर और बाहर से भीतर और तीर्थ यात्रा करनी होगी। बाहर यदि यज्ञ है तो हम संविदा हैं और यदि हम यज्ञ हैं तो बाहर संविदा है। केवल हमारे सृजनात्मक मानस के उत्कृष्ट होने की आवश्यकता है। असुरत्व से सुरत्व की ओर जाने का नाम ही वास्तविकता काव्यात्मकता है। उपनिषद इसे ही तमसो मां ज्योतिर्मय गमय कहते हैं।